लखनऊ की खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, विशेष निगरानी ने बड़ी कार्रवाई की है। जेल अधीक्षक के ठिकानों पर छापा चल रहा है। सहरसा जेल अधीक्षक सुरेश चौधरी के 3 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। सहरसा और मुजफ्फरपुर में छापेमारी की जा रही है और एडीजीपी नैयर हसनैन खान ने ये जानकारी दी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या कुछ अपडेट, कितने देर से ये छापेमारी चल रही है, क्या कुछ अब तक बरामद किया गया है? और 2 अधिकारी हैं जिनके यहाँ पे छुपाने की जा रही है। एक सहरसा के जो है जेल अधीक्षक हैं सुरेश चौधरी, इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सहरसा, मुजफ्फरपुर और इनका जो सरकारी आवास है, परिसर है सहरसा में, वहां पे ये छापेमारी चल रही है। और इन्होंने इनके बारे में जो जानकारी दी गई है, नैयर हसनैन खान जो है एडीजीपी हैं स्पेशल विजिलेंस यूनिट के, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 1,59,07,928 रुपए की आय से अधिक संपत्ति इन्होंने अर्जित कर रखी है। और जो आय का स्रोत है इनका, उसके संदर्भ में जो जानकारी है वो विशेष निगरानी इकाई की जो टीम है वो हासिल कर रही है। तो इनके 3 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। दूसरी कार्रवाई जो है, तत्कालीन थानाध्यक्ष हैं बिहटा के अविनाश कुमार जो है, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी चल रही है। अवधेश कुमार झा जो है, उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। तो इन 2 अधिकारियों के ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। और आर्थिक अपराध इकाई और विशेष निगरानी इकाई, इन दोनों टीम के द्वारा ये बिल्कुल अमित, आप नजर बना रखिए। वापस भी आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें। अवैध माइनिंग पर बड़ी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध माइनिंग पर कार्रवाई चल रही है, जिसमें झारखंड की महिला आईएएस के लोकेशन पर रेड पड़ा है। 18 ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई चल रही है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची और खूंटी में ईडी की कार्रवाई चल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में भी छापेमारी की जा रही है, जिसमें जयपुर, फरीदाबाद, गुरुग्राम और कोलकाता में भी ईडी की कार्रवाई चल रही है। देश भर के 18 ठिकानों पर केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी की जांच चल रही है। इस वक्त हम झारखंड के आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सरकारी आवास के बाहर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ से किसी को भी इस गेट के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। कई बार हमने प्रयास किया और जो यहाँ पुलिसकर्मी मौजूद थे वो गेट खोलने को तैयार नहीं हैं और ये कहा जा रहा है कि अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। जो सुबह सुबह रांची नगर निगम की टीम भी आई थी, जो साफ सफाई के लिए प्रतिदिन आती है, उनकी गाड़ी को भी यहाँ से लौटा दिया गया। न सिर्फ एक लोकेशन, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि रांची के अलग अलग इलाकों में और 2 इलाकों में ईडी जांच कर रही है। खूंटी की भी बात सामने आई है, जो झारखंड के इलाके से ही है, बगल के जिला है। लेकिन ये अंदर क्या कुछ हो रहा है ये अब तक बाहर नहीं पता चल पाया है। इस वक्त अगर हम पूजा सिंघल की बात करें तो पूजा सिंघल खान सचिव हैं और खान सचिव होने के नाते जो झारखंड के अंदर में जो माइनिंग है और इनलीगल माइनिंग को लेकर जो सवाल लगातार उठते रहे हैं, उसी के संदर्भ में ये जांच कही जा रही है। लेकिन जब तक बाहर कोई व्यक्ति नहीं आता है, जो अधिकारी नहीं आते हैं, तब तक ये कह पाना मुश्किल होगा कि क्या कुछ अंदर मिल पाया है जांच के दौरान। लेकिन पूजा सिंघल से संबंधित कुछ और ठिकानों पर भी लगातार जांच चल रही है और जांच के केंद्र बिंदु में, जैसा कि मैंने कहा कि इलीगल माइनिंग को लेकर जो झारखंड के अंदर में कई बार ऐसे प्रश्न उठ चुके हैं, कई तरह की घटनाएं घट चुकी हैं। इस वक्त भी अगर झारखंड के अंदर में राजनीतिक हालात की भी बात करें तो वो माइनिंग से ही जुड़ा हुआ है। तो ये सारी चीजें केंद्र बिंदु में है और ये देखना होगा कि अंदर क्या कुछ हो रहा है और क्या बाहर कोई अगर आता है तो कुछ तस्वीरें सामने आ पाती हैं, कुछ ऐसे तथ्य सामने आ पाते हैं जो पूजा सिंघल से संबंधित होंगे। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, आप पूजा सिंघल के आवास के बाहर ही मौजूद हैं। आप जरा ये बताइए कि कितने बजे ईडी की टीम जो है उनके घर पर पहुंची और अभी कितना वक्त बीत चुका है जब से छापेमारी चल रही है?
ये देखिए, ये कहा जा रहा है कि अहले सुबह टीम यहाँ पर पहुंची है और आप देख सकते हैं कि ये पूजा सिंघल का आवास है, सरकारी आवास, और ठीक राजभवन की जो दीवार है और बीच सड़क के बाद अगर हम दूसरी तरफ की बात करें तो ये आवास पड़ता है। अंदर की जो तस्वीरें हैं हम उसे भी दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से अंदर किसी को भी जाने पर मनाही है। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकती हैं कि कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पूजा करने वाला पुजारी हो जो सुबह हर दिन आता है, नगर निगम की जो टीम है जो सफाई के लिए आती है उसकी बात करें, किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया गया है। कुछ पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद हैं, अंदर हैं, वो भी हमसे बात नहीं कर रहे हैं और जब भी कैमरा अंदर की ओर मुखातिब हो रहा है तब वो उधर से इशारा कर रहे हैं, लोगों को हटाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन ये सारे जो संकेत हैं, ये संकेत ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ये अंदर जो है जिस बात को लेकर लगातार सूचनाएं आ रही हैं कि ईडी की टीम यहां जांच कर रही है और न सिर्फ इसी आवास बल्कि इसके एक दो और ठिकानों पर भी जांच की जा रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो इस वक्त सूचना आ रही है उस सूचना के मुताबिक हम कह सकते हैं कि अहले सुबह ईडी की टीम यहां जरूर पहुंची है और अंदर क्या कुछ हो रहा है। अवैध माइनिंग के मुद्दे को लेकर ये कार्रवाई चल रही है, देश भर में 18 ठिकानों पर है, लेकिन झारखंड की बात करें और खासतौर पर पूजा सिंघल की अगर बात की जाए तो क्या कुछ आरोप है, किसको जो आरोप है क्या उसको लेकर कुछ जानकारी आप तक पहुंच पाई है? देखिए, दो तीन चीजें यहाँ स्पष्ट तौर पर समझने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये कि पूजा सिंघल अभी खान सचिव हैं और जिस इनलीगल माइनिंग की बात हो रही है, अगर आप कोयलांचल के इलाके की बात करें, कोल्हान के इलाके की बात करें, ये कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ आयरन ओर से लेकर और कोयले तक का खनन होता है और इनलीगल माइनिंग में कई घटनाएं भी घट चुकी है, हमने प्रमुखता से दिखाया भी है। इसके उलट दूसरे अगर हम राजनीतिक रूप से भी अगर इसे समझने की कोशिश करें तो आप नजर बना रखे, वापस आपके पास आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, ईओयू की बड़ी कार्रवाई हुई है। अवधेश झा के ठिकानों पर छापा चल रहा है। बेटा के थाना अध्यक्ष थे अवधेश, जिनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आय से ज्यादा कमाई का आरोप इनके ऊपर लगा है। पटना और मुजफ्फरपुर में छापेमारी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, पटना और मुजफ्फरपुर दो ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अवधेश झा के ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर इन पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है, जिसके बाद छापेमारी चल रही है। और पटना से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सीएम नीतीश कुमार से मिले। मंत्रिमंडल विस्तार पर बातचीत हुई है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी बात हुई। मंत्रिमंडल में 6 मंत्री पद खाली हैं, जिसको अब बीजेपी कोटे के कई चेहरे बदलने पर चर्चा हुई है। राष्ट्रपति चुनाव जुलाई में होगा और अगस्त में उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा, जिसको लेकर बातचीत की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीएम नीतीश कुमार से केंद्रीय मंत्री ने मुलाकात की और इस मुलाकात के दरमियान कई सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है, जिसमें संभावना है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर बात हुई और इसके अलावा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के भी दोनों के बीच बातचीत हुई है। बताया ये जा रहा है कि जो चुनाव होने वाले हैं राष्ट्रपति के, वो आगे दिनों में होने वाले हैं, जिसको लेकर बातचीत हुई है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उसको लेकर के भी दोनों के बीच में बातचीत हुई। हमारे साथ ब्यूरो चीफ पटना दिवाकर तिवारी जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। किस तरीके से इस मुलाकात को देखा जाए दिवाकर जी, क्योंकि देखिए जो मुलाकात हुई है उसमें कई सारे ऐसे मुद्दे, खासतौर पर सियासी बातचीत जो है दो नेताओं के बीच हुई होगी। देखिए, पहले से कोई समय तय नहीं था धर्मेंद्र प्रधान और नीतीश कुमार के मुलाकात का। नीतीश कुमार से मिलने देर शाम धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे और सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुंचे। घंटों मुलाकात हुई और जो खबरें आ रही है, जो सोर्सेस से खबरें आ रही है कि नीतीश मंत्रिपरिषद में विस्तार होना है, फेरबदल होना है, उसकी बाबत बात हुई। साथ ही जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित है, अगस्त में उपराष्ट्रपति चुनाव प्रस्तावित है और जो वोटों का जुगाड़ है वो बीजेपी को करना है। एनडीए के जो बाकी दल हैं उनके साथ बातचीत चल रही है और नीतीश कुमार की अहम भूमिका होती है, क्योंकि बिहार के जो विधायक हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव में
भूमिका होती है जो चुने हुए सदस्य हैं। खासतौर पे राष्ट्रपति चुनाव में तीनों सदनों के सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। लोकसभा में बीजेपी के पास पर्याप्त वोट है, राज्यसभा में भी पर्याप्त वोट है, लेकिन विधानसभा में अगर कहिए आंकड़ों के लिहाज से विधानसभा में जो वोटों का समीकरण है वो कहीं ना कहीं बनता बिगड़ता नजर आ रहा है। तो उसमें कोशिश है कि जो भी सहयोगी दल है या अन्य प्रदेशों में भी विधायकों का जुगाड़ किया जा सकता है उतना किया जाए। उसके लिए नीतीश कुमार महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आते हैं, क्योंकि जो आबादी के मुताबिक जनप्रतिनिधियों के वोटों का आकलन होता है उसमें बिहार की आबादी ज्यादा है और बिहार में 243 विधायक हैं, तो एक विधायक की कीमत कम से कम 173 की है। तो ये कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि राष्ट्रपति चुनाव में कम से कम जो जरूरी आंकड़ा है उसको जुटाया जाए। इस बाबत भी मुलाकात हो रही है और बिहार का जो नीतीश मंत्रिपरिषद है, बिहार सरकार है, उसमें फेरबदल होने हैं। ये माना जा रहा है कि जी बिल्कुल दिवाकर जी, आप इस पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कल रात से नीतीश कुमार से मुलाकात करने के बाद सुबह की फ्लाइट से वापस दिल्ली लौट गए। एयरपोर्ट पर धर्मेंद्र प्रधान के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल भी थे। हालांकि न्यूज 18 ने मुलाकात को लेकर सवाल किया तो धर्मेंद्र प्रधान ने जवाब नहीं दिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे थे और सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद फिर वापस दिल्ली लौट रहे हैं। सर, कैसी रही मुलाकात? सर जी जी सर कुछ बताएंगे? अभी मुलाकात हुई सीएम साहब से, कैबिनेट का विस्तार वगैरह कुछ होने वाला है, बदलाव कुछ? तो धर्मेंद्र प्रधान हैं और बिहार के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय जायसवाल भी हैं, साथ में विधायक भी हैं। यहाँ पर देखिए इस वक्त पटना से सीधे अब दिल्ली रवानगी इनकी हो रही है। हालांकि सवाल पूछने के बाद इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कल काफ़ी देर तक नीतीश कुमार के साथ साथ बैठक हुई और उसके बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के साथ भी इन्होंने बैठक की है। समग्र शिक्षा को लेकर भी इन्होंने बैठक की। कहा यह जा रहा है कि कैबिनेट में कुछ बदलाव की संभावना है, जिसको लेकर सीएम से इन्होंने मुलाकात की है। हालांकि उस पर इन्होंने मुहर नहीं लगाई है कि मुलाकात के मायने क्या थे, लेकिन पटना पहुंचे थे और काफी देर तक सीएम आवास में इन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, जिसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और खबर वैशाली जिले के करताहा थाना क्षेत्र से है, जहां तमंचे पर डिस्को का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो करताहा थाना क्षेत्र के टारा चौक के समीप का बताया जा रहा है। वीडियो में 2 महिला डांसर हाथ में पिस्टल लेकर डांस करती हुई दिखाई दे रही हैं और कुछ देर बाद एक महिला डांसर पिस्टल से फायर करने का प्रयास करती है, लेकिन जब उससे फायर नहीं होता तो एक युवक नाच गाने के दौरान ही मंच पर चढ़ता है और लड़की के हाथ में पकड़े पिस्टल को उसके हाथ से ही हवाई फायरिंग करवाता है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ये वही वायरल वीडियो है जो हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। तमंचे पर डांस का वीडियो 2 मई का बताया जा रहा है। एक शादी समारोह का ये वीडियो है जिसकी पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। पीएमसीएच में जीएनएम की नर्सिंग छात्राओं को वैशाली के राजा पाकर भेजे जाने का विरोध लगातार जारी है। कल देर रात भी जमकर हंगामा हुआ था। पीएमसीएच में जीएनएम की नर्सिंग छात्राओं का हॉस्टल तोड़ा जा रहा है। नए हॉस्टल बनाए जाने की कवायद की जा रही है, लेकिन नर्सों का कहना है कि राजा पाकर में जिस जगह पर उन्हें भेजा जा रहा है वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही नहीं है। ये लोग पीएमसीएच प्रशासन और सरकार से पटना में ही उनकी व्यवस्था करने की मांग कर रही हैं। इस मामले को लेकर पिछले 4 दिनों से हंगामा चल रहा है। भागलपुर में शादी समारोह के दौरान दबंगों ने महादलित परिवार के साथ मारपीट की। घटना सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के असिया चक पंचायत के भीड़ सम्मन गांव की है। खबर के मुताबिक छट्टू दास के बेटे रोहित की शादी के दौरान परिवार के लोग पूजा करने के लिए गांव स्थित मंदिर में गए थे। जैसे ही परिवार के लोग मंदिर से पूजा कर वापस लौट रहे थे, तभी दबंगों ने परिजनों पर हमला बोल दिया और मारपीट के साथ साथ गाली गलौज करने लगे, जिसके कारण 12 लोग घायल हो गए।
पीड़ित परिवार ने मामले की सूचना स्थानीय पुलिस को दी, पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। घटना के बाद से परिजनों में दहशत का माहौल है। वहाँ बीच में जाके उधर का छोड़ा लोग सब हंगामा कर दिया। वहाँ पे पुलवा के पास। कहाँ का लड़का लोग था? ये कमरा का लड़का लोग था। कौन लोग? राजपूत लोग, चौहान लोग का टोला था, उधर का था चौहान टोला। रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी द्वितीय चरण की परीक्षा देश भर के परीक्षा केंद्रों पर 9 और 10 मई को होने वाली है। ऐसे में इस परीक्षा के मद्देनजर अभ्यर्थियों की सुविधा को देखते हुए भारतीय रेलवे की ओर से कई परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इन ट्रेनों के परिचालन से परीक्षार्थियों को देश के अलग अलग शहरों तक पहुंचने में सहूलियत होगी। परीक्षार्थियों के लिए देश भर में 65 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। और हर साल की तरह इस साल भी जेपीएससी के इंटरव्यू की तैयारी के लिए एनएसीएस ने इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी शुरू करने की घोषणा कर दी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया है। जेपीएससी की मेंस परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी एनएसीएस की वेबसाइट www.nacsbiharjharkhand.org.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस बार के आईजीपी की खासियत यह है कि इस बार मॉक इंटरव्यू ऑफलाइन मोड में रांची के साथ साथ दिल्ली और पटना में भी आयोजित किया जाएगा। साथ ही पिछले साल की तरह ये ऑनलाइन मोड में भी जारी रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद एनएसीएस की टीम अभ्यर्थियों का साक्षात्कार के लिए मार्गदर्शन करेगी। अभ्यर्थी एनएसीएस के ट्विटर हैंडल @NACS बिहार झारखंड और फेसबुक पेज से जुड़कर ताजा अपडेट ले सकते हैं। इनॉग्रल सेशन आज 10 बजे ऑनलाइन रखा गया है, जिसमें मेंस परीक्षा पास अभ्यर्थी सीधे एनएसीएस के आईएएस अधिकारियों से किसी भी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं। आज से ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू भी शुरू हो रहा है। छपरा में आमदाड़ी गांव में 70 साल के एक बुजुर्ग की बारात निकली और उसकी 7 बेटियों और एक बेटा के साथ पूरा गांव बाराती बना। दरअसल राजकुमार सिंह की शादी 42 साल पहले हुई थी, लेकिन पत्नी का दोंगा नहीं हुआ था। दोंगा वो रस्म है जिसमें गौना के बाद जब दुल्हन अपने मायके जाती है तो दूल्हा उसे दूसरी बार अपने घर लाता है। राजकुमार सिंह ने बताया कि किसी कारणवश वे अपने ससुराल नहीं जा पाए और कभी उनका दोंगा नहीं हुआ था, जिसके कारण उनकी पत्नी ससुराल ही नहीं आ पाई। लेकिन अपने बच्चों के जिद के आगे राजकुमार सिंह को झुकना पड़ा और दूल्हा बनकर बारात के साथ निकल पड़े अपनी पत्नी को दोबारा विदा कर घर लाने। अपने दूल्हे का ये अंदाज पत्नी को भी काफी पसंद आया। इस बारात में पूरा गांव शामिल हुआ। लोग नाचते गाते दुल्हन को लेने पहुंचे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।